जय भीम मित्रों, आइए हम उस पवित्र और ऐतिहासिक क्षण में गोता लगा दें जहां समय की धारा थम जाती है, जहां न्याय की ज्वाला भड़क उठती है और अन्याय की दीवारें कांपने लगती हैं। भारतीय संसद की उस महान, प्राचीन और पवित्र कुर्सी पर जहां सदियों से शोषितों की कराहें दबाई जाती रही हैं, जहां सत्ता की चकाचौंध में गरीबों के आंसू छिपा दिए जाते रहे हैं, जहां मजदूरों की पुकारें हवा में उड़कर खो जाती रही हैं, वहां फरवरी 2026 के बजट सत्र में एक ऐसा तूफान उठा जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। केंद्र सरकार अपनी नीतियों का गुणगान कर रही थी, जैसे कि वो कोई स्वर्णिम युग की शुरुआत हो, जैसे कि हर वादा हकीकत बन चुका हो। लेकिन तभी नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े हुए। उनकी आंखों में वो आग थी जो सदियों की दास्ता को राख कर डालने को बेताब थी। उनके स्वर में वो गरज थी जो बादलों को चीर सकती थी, पहाड़ों को हिला सकती थी। और उनके शब्दों में वो दर्द था जो लाखों गरीबों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के दिलों में सदियों से सुलग रहा था। एक ऐसा दर्द जो चीख चीख कर निकलना चाहता था, जो अन्याय की जंजीरों को तोड़ना चाहता था, जो अन्याय की जंजीरों को तोड़ना चाहता था। मजदूर की मेहनत सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये एक पंक्ति नहीं थी मित्रों, ये एक मंत्र था, एक चुनौती थी, एक क्रांति का उद्घोष था जो संसद की हर दीवार को कंपा गया, हर कुर्सी को हिला गया। ये शब्द मोदी सरकार की नीतियों पर सवालों की ऐसी बौछार बनकर गिरे कि सत्ता का सिंहासन डगमगा उठा, जैसे कि भूकंप आ गया हो। उन्होंने श्रम संहिता के संशोधनों को नंगा किया, कहा कि ये संशोधन श्रमिकों को और गरीब बना रहे हैं, उन्हें पूंजीपतियों के चंगुल में धकेल रहे हैं, जहां मजदूर की मेहनत का फल कभी नहीं मिलता, जहां पसीना बहाने वाला इंसान भूखा मरने को मजबूर हो जाता है। किसानों की आय दोगुनी करने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं, जैसे कि वे मीठे जहर के घूंट हों जो पीने के बाद और प्यास बढ़ा देते हैं। और दलित आदिवासी समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जैसे कि अंधेरी रात और भी लंबी हो गई हो, जहां हर सांस में खतरा हो। पूरे सदन में सन्नाटा छा गया, हवा ठहर सी गई, सांसें रुक गईं और पूरा देश स्क्रीन पर ठहर कर देख रहा था कि एक सच्चा अम्बेडकरवादी योद्धा कैसे सत्ता की बोलती बंद कर देता है, कैसे वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों की सामूहिक चेतना बन जाता है, कैसे वो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होकर इतिहास रच देता है। चंद्रशेखर आजाद रावण, ये नाम आज हर शोषित के मुंह पर एक नारा बन चुका है, एक प्रेरणा का स्रोत, एक क्रांति का प्रतीक जो गांवों की गलियों से लेकर शहरों की सड़कों तक गूंज रहा है। ये नाम गूंजता है उन मजदूरों के कंधों पर जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, उन दलितों के दिलों में जो सदियों से अपमान सहते आए हैं, उन पिछड़ों के स्वप्नों में जो न्याय की तलाश में भटक रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का पूरा जीवन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को समर्पित है, जैसे कि वे खुद बाबा साहेब का जीवंत अवतार हों, जैसे कि उनकी आत्मा चंद्रशेखर के शरीर में बस गई हो। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा, संघर्ष और संगठन ही शोषण से मुक्ति का मार्ग है। ये तीन स्तंभ हैं जो दास्ता की जंजीरों को काट सकते हैं। चंद्रशेखर ने इन्हीं तीन स्तंभों पर अपनी पूरी जिंदगी खड़ी कर दी, जैसे कि वे अटल पर्वत हों जो तूफानों में भी नहीं हिलते। वे केवल दलित पिछड़े समाज के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि हर उस गरीब मजदूर के हक के लिए जो सुबह से शाम तक अपनी हड्डियां गला देता है, अपनी उंगलियां कटवा देता है, फिर भी भूखा सोता है, अपनी संतानों की आंखों में सपनों के टुकड़े देखकर रातें काटता है। उनकी लड़ाई जाति की दीवारों को तोड़ने की है, वे दीवारें जो सदियों से इंसानों को बांटती आई हैं, जो भाई को भाई से लड़ाती हैं, लेकिन साथ ही आर्थिक शोषण के विरुद्ध भी, बेरोजगारी की काली छाया के विरुद्ध भी, किसान मजदूर की दुर्दशा के विरुद्ध भी। उन्होंने मोदी सरकार को बार बार चेतावनी दी है, जैसे कि एक शेर अपनी दहाड़ से जंगल को चेतावनी देता हो कि यदि गरीबों की अनदेखी की गई, यदि उनके दर्द को नजरअंदाज किया गया, तो ये सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी, ये सिंहासन डगमगा जाएगा और अंततः गिर पड़ेगा। संसद में उनके दहाड़ने से साफ हो गया कि अब सत्ता को जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब देना होगा उन लाखों आवाजों का जो सदियों से दबी हुई हैं, जो अब जाग चुकी हैं। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। और हाँ, अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद रावण को दिल से सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। अब चलिए वीडियो को शुरू से ही शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छोटे से गांव छुटमलपुर में एक दलित परिवार में हुआ। लेकिन यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था मित्रों, ये क्रांति का जन्म था, एक योद्धा का अवतार था जो सदियों की दास्ता को चीरकर बाहर आने को तैयार था। कल्पना कीजिए उस छोटे से गांव को जहां खेतों की मिट्टी में गरीबी की गंध है, जहां हवा में संघर्ष की सांसें हैं, और वहां एक बच्चा पैदा हुआ जो भविष्य में लाखों के भाग्य का रचयिता बनेगा। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे, एक ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा की मशाल थामे अंधेरे को दूर करने में जीवन लगा देते थे, जो हर बच्चे को पढ़ाने का सपना देखते थे,
भले ही खुद की जिंदगी संघर्षों से भरी हो। मां कमलेश देवी गृहिणी थी, एक ऐसी मां जिनकी गोद में न केवल प्यार की ममता थी बल्कि संघर्ष की अटूट ताकत भी, जो अपने बेटे को हर कदम पर प्रेरित करती रही। लेकिन बचपन से ही चंद्रशेखर को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जैसे कि वो कोई अभिशाप हो जो हर सांस के साथ चिपक गया हो। स्कूल में पानी पीने के लिए अलग जगह, जैसे कि वे कोई अछूत हों, जैसे कि उनकी प्यास भी अपवित्र हो। बेंच साफ करने का आदेश, जैसे कि वे गुलाम हों, जैसे कि उनका स्पर्श ही दूषित कर दे। और ऊंची जाति के बच्चों द्वारा अपमान, वह अपमान जो शब्दों से ज्यादा चोट करता था, जो आत्मा को छलनी कर देता था। ये सब उनके मन पर गहरे घाव छोड़ गए। लेकिन ये घाव रिश्ते नहीं थे, ये आग बनकर जलते थे, प्रेरणा बनकर उभरते थे, एक ऐसी आग जो कभी बुझने न पाए। इन घावों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि बाबा साहेब की किताबों से प्रेरणा लेकर वे एक योद्धा बन गए। एक ऐसे योद्धा जो कवच पहनकर मैदान में उतरता है, जो तलवार थामकर अन्याय का सामना करता है। बाबा साहेब की किताबें उनके लिए मात्र पन्ने नहीं थी, वे जीवन का सार थे, न्याय का दर्शन थे, क्रांति का बाइबल थे। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विद्यालय से बीए ऑनर्स और एलएलबी की डिग्री हासिल की। लेकिन ये डिग्रियां मात्र कागज के टुकड़े नहीं थी मित्रों, ये हथियार थी, न्याय के हथियार जो वे अन्याय के विरुद्ध उठाने वाले थे। कल्पना कीजिए उस युवा को जो किताबों के पन्नों में खोया हुआ था, लेकिन मन में क्रांति की चिंगारियां सुलगा रहा था। कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेंगे, अब सवाल करेंगे, अब लड़ेंगे, अब अन्याय को चुनौती देंगे। वे वकील बने, लेकिन वकालत उनकी असली लड़ाई का हथियार मात्र थी, जैसे कि तलवार जो योद्धा के हाथ में होती है, जो न्याय की रक्षा करती है। 2015 में उन्होंने भीम आर्मी की नींव रखी, नाम रखा भीम आर्मी भारत एकता मिशन। यह नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में रखा गया, जैसे कि यह उनकी आत्मा का विस्तार हो, जैसे कि बाबा साहेब खुद इस आंदोलन को आशीर्वाद दे रहे हों। शुरुआत छोटी थी, एक छोटी सी चिंगारी जो आग बनने को तैयार थी। लेकिन छोटी नदी भी महासागर बन जाती है, छोटा बीज भी विशाल वृक्ष बन जाता है। सहारनपुर केएचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ वे खड़े हुए, जैसे कि वे कोई अटल पहाड़ हों जो तूफान सह लेते हैं। वहां दलित लड़के पानी पीने या बेंच साफ न करने पर पीटते थे, वो क्रूरता जो इंसानियत को शर्मसार कर देती थी, जो शिक्षा के मंदिर को अपवित्र कर देती थी। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा, शिक्षा ही हथियार है, शिक्षा ही मुक्ति का द्वार है। उन्होंने गरीब छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किए। कल्पना कीजिए उन छोटे छोटे कमरों को जहां बच्चे सपनों को सीखते थे। किताबें बांटी, वे किताबें जो ज्ञान की रोशनी बिखेरती थीं। और जल्दी ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा मुफ्त स्कूल चलाने लगे। इन स्कूलों में दलित और मुस्लिम दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, केवल एकता है, केवल इंसानियत है। उनका मानना है कि शिक्षित दलित ही सच्चा क्रांतिकारी है, वो जो किताब से तलवार बनाता है, वो जो ज्ञान से अन्याय को हराता है, वो जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। भीम आर्मी सिर्फ संगठन नहीं, एक आंदोलन बन गई, एक ऐसी लहर जो हर गांव को बहा ले जाती है, हर शहर को जगा देती है, हर दिल में उम्मीद की किरण भर देती है। युवा दलितों में नई उम्मीद जागी, जैसे कि लंबी रात के बाद सूरज उगा हो, जैसे कि कैद की जंजीरें टूट गई हो। चंद्रशेखर की मूछें ताव देकर, सनग्लास लगाकर रॉयल एनफील्ड पर घूमने की तस्वीरें युवाओं के लिए प्रतीक बन गई। प्रतीक उस साहस का जो डर को पीछे छोड़ देता है, प्रतीक उस शान का जो शोषित को राजा बना देता है। वे रावण कहलाने लगे, क्योंकि रावण भी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था। भले ही इतिहास ने उसे राक्षस कहा हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि रावण ज्ञान का प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक था, विद्रोह का प्रतीक था। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था, ये तो कांटों भरा रास्ता था, जहां हर कदम पर खून टपकता था, जहां हर मोड़ पर खतरा इंतजार करता था। 2017 में सहारनपुर में वो घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया, जैसे कि भूकंप आ गया हो, जैसे कि न्याय की नींव हिल गई हो। शब्बीरपुर गांव में ऊंची जाति के ठाकुरों ने दलितों के घरों पर हमला कर दिया, जैसे कि वे कोई जंगली जानवर हों जो मानवता को निगल जाना चाहते हों। दलितों की 25 झोपड़ियां जलाकर राख कर दी गईं। कल्पना कीजिए उस आग को जो न केवल लकड़ी जलाती थी, बल्कि सपनों को, यादों को, जीवन को राख कर देती थी। संत रविदास मंदिर अपवित्र किया गया, वो मंदिर जो आस्था का केंद्र था, जो भक्ति का प्रतीक था, उसे पैरों तले रौंद दिया गया। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए, वो क्रूरता जो शब्दों में बयान न हो सके, जो दिल दहला दे। एक व्यक्ति की मौत हो गई, वो मौत जो केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की कराह बन गई, पूरे शोषित वर्ग की चीख बन गई। यह घटना कोई साधारण हिंसा नहीं थी, यह सदियों के दमन का विस्फोट थी, जहां शोषक अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, जहां अन्याय की जड़ें और गहरी हो रही थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसे चुनौती के रूप में लिया, एक ऐसी चुनौती जो उन्हें और मजबूत बनाएगी। भीम आर्मी ने शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाया, लेकिन सत्ता और पुलिस ने उन्हें ही दोषी ठहरा दिया, जैसे कि शोषित हमेशा अपराधी होता है, जैसे कि न्याय उल्टा हो गया हो।
चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया, वो गिरफ्तारी जो लोकतंत्र का अपमान थी। वे हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में छिपे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया जैसे कि कोई शिकार हो। मुकदमे लगे दंगा, हत्या का प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, जैसे कि वे कोई आतंकवादी हों। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, वो काला कानून जिसके तहत बिना मुकदमे के महीनों जेल में सड़ाया जा सकता है, जो न्याय को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देता है। चंद्रशेखर 16 महीने जेल में रहे, 16 महीने जो उनके लिए कालकोठरी नहीं बल्कि क्रांति की कक्षा बन गए। जेल की दीवारें उनकी आवाज को रोक नहीं सकी। बाहर भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे जैसे कि एक नई सुबह का आगमन हो। आखिरकार सितंबर 2018 में वे रिहा हुए और जेल के दरवाजे खुलते ही उन्होंने कहा, मैं जेल से नहीं बल्कि और मजबूत होकर बाहर आया हूं। अब दलितों की सरकार बनेगी। ये शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक सपना था, एक क्रांति का ऐलान था जो आज भी गूंज रहा है। यह संघर्ष उनकी लोकप्रियता का कारण बना, जैसे कि आग में तपकर सोना चमक उठता है, जैसे कि कांटों से गुजरकर फूल खिलता है। हर गिरफ्तारी ने उन्हें और ऊंचा उठाया, हर मुकदमे ने उनकी आवाज को और बुलंद किया। चंद्रशेखर आजाद रावण का जीवन एक जीवंत गाथा है, एक ऐसी गाथा जो शोषितों को सिखाती है कि संघर्ष ही मुक्ति है, दर्द ही शक्ति है। उनके बचपन के घाव आज भी उनकी प्रेरणा है, उनकी माँ पिता की त्यागमयी जिंदगी आज भी उनका संबल है। बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आधारित भीम आर्मी ने न केवल शिक्षा का प्रसार किया बल्कि एकता का संदेश भी दिया, दलित मुस्लिम एकता, गरीबों की एकजुटता। वे स्कूल जहां बच्चे न केवल पढ़ते हैं बल्कि सपने बुनते हैं, जहां जाति की दीवारें टूटती हैं, जहां भविष्य की क्रांतिकारी पीढ़ी तैयार होती है। चंद्रशेखर की छवि रॉयल एनफील्ड पर सवार, सनग्लास के पीछे आग भरी आंखें युवाओं के लिए प्रेरणा है, एक ऐसा प्रतीक जो कहता है कि शोषित भी राजा बन सकता है। सहारनपुर की वो घटना, शब्बीरपुर का वो काला अध्याय आज भी याद दिलाता है कि अन्याय कहीं भी हो लेकिन योद्धा हमेशा खड़ा होता है। चंद्रशेखर ने साबित किया कि एक व्यक्ति की दृढ़ता लाखों को जगा सकती है, एक आवाज पूरे समाज को बदल सकती है। जय भीम का नारा आज उनके माध्यम से और बुलंद हो गया है, संविधान की रक्षा का संकल्प और मजबूत हो गया है। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद रावण की ये यात्रा केवल शुरुआत है, एक यात्रा जो दर्द से शुरू होकर विजय पर समाप्त होगी। उनके शब्दों में वो आग है जो अन्याय को जलाएगी, उनके संघर्ष में वो ताकत है जो दीवारें तोड़ेगी। संसद में उनकी दहाड़ ने साबित कर दिया कि शोषित अब चुप नहीं रहेगा, अब न्याय मांगेगा, अब हक छीनेगा। बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का ये सफर अनंत है और चंद्रशेखर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, ये नारा हर दिल में बस जाए। भीम आर्मी ने शांतिपूर्ण विरोध किया, लेकिन वो विरोध केवल एक सभा नहीं था बल्कि न्याय की पुकार थी, एक सामूहिक चीख जो सदियों के दमन को तोड़ने को बेताब थी। कल्पना कीजिए उन सड़कों को जहां हजारों शोषित खड़े थे, हाथों में बाबा साहेब की तस्वीरें थामे, मुंह पर जय भीम का नारा गूंजाते हुए, लेकिन सत्ता और पुलिस ने उन्हें ही दोषी ठहरा दिया, जैसे कि शोषित का खड़ा होना ही अपराध हो, जैसे कि न्याय की मांग ही विद्रोह हो। चंद्रशेखर आजाद रावण को गिरफ्तार कर लिया गया, वो गिरफ्तारी जो न केवल एक व्यक्ति को कैद करने का प्रयास थी बल्कि पूरे आंदोलन को कुचलने की साजिश थी। वे हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में छिपे थे, उन पहाड़ी घाटियों में जहां शांति की सांसें चलती हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा ले। ये पकड़ाव कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि सत्ता का डर था जो एक युवा योद्धा की ताकत से कांप रही थी। मुकदमे लगे दंगा, हत्या का प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, ये आरोप जैसे काले बादल थे जो निर्दोष को ढकने को तैयार थे, लेकिन चंद्रशेखर के इरादों को नहीं छू सके। फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा दिया गया, वो काला कानून जिसके तहत बिना मुकदमे के महीनों जेल में रखा जा सकता है, जैसे कि लोकतंत्र की सलाखें शोषितों को कैद करने के लिए बनी हो। ये कानून अन्याय का प्रतीक था, एक ऐसा हथियार जो सत्ता के हाथों में न्याय को बंधक बना लेता है। चंद्रशेखर 16 महीने जेल में रहे, 16 महीने जो उनके लिए कालकोठरी नहीं बल्कि क्रांति की गहन साधना बन गए, जहां हर रात संघर्ष की यादें ताजा होती रहीं, जहां हर सुबह न्याय का संकल्प मजबूत होता रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केस राजनीतिक है, वो फैसला जो सच्चाई का आईना था, जो साबित करता था कि गिरफ्तारी न्याय की नहीं बल्कि सत्ता की चाल थी। लेकिन योगी सरकार ने NSA से नहीं हटाया, जैसे कि वे डरते हों कि अगर योद्धा बाहर आ गया तो क्रांति की लहर और तेज हो जाएगी। जेल में रहते हुए भी उनकी आवाज नहीं रुकी। कल्पना कीजिए उन जेल की दीवारों को जो बाहर की दुनिया से अलग करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर की चेतना उन दीवारों को पार कर जाती थी। बाहर भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, हजारों युवा, महिलाएं, बच्चे जो सड़कों पर उतरकर चंद्रशेखर की रिहाई की मांग कर रहे थे, जैसे कि एक नदी का बहाव जो बांध तोड़ने को तैयार हो। वे धरने दे रहे थे, मार्च निकाल रहे थे और हर नारे में चंद्रशेखर का नाम गूंज रहा था, जय भीम, जय रावण। आखिरकार सितंबर 2018 में वे रिहा हुए। वो दिन जब जेल के दरवाजे खुले तो बाहर इंतजार कर रही भीड़ की तालियां गूंजी, आंसू बहने लगे और हवा में विजय की खुशबू फैल गई। जेल से निकलते ही उन्होंने कहा,
मैं जेल से नहीं बल्कि और मजबूत होकर बाहर आया हूं। अब दलितों की सरकार बनेगी। ये शब्द नहीं थे मित्रों, ये एक महावाक्य था, एक ऐसा उद्घोष जो जेल की सलाखों को तोड़कर निकला था, जो लाखों शोषितों के दिलों में आग जला गया। ये वादा था कि दमन कभी नहीं जीतेगा, कि संघर्ष हमेशा फल देगा। यह संघर्ष उनकी लोकप्रियता का कारण बना, जैसे कि आग की लपटें जो जंगल को फैलाती हैं, जैसे कि नदी का बहाव जो समुद्र तक पहुंच जाता है। हर गिरफ्तारी ने चंद्रशेखर को और ऊंचा उठाया, हर मुकदमे ने उनकी छवि को और चमकदार बना दिया। 2019 में उन्होंने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। कल्पना कीजिए उस मैदान को, जहां सत्ता का चेहरा खड़ा था, लेकिन चंद्रशेखर एक साधारण योद्धा बनकर उतरे। जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन संदेश था, दलित विरोधी नीतियों का जवाब दो, अन्याय को चुनौती दो। वो चुनाव कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक युद्ध था, जहां चंद्रशेखर ने साबित किया कि शोषित की आवाज सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है। लाखों वोट पाकर वे हारे, लेकिन जीते जीते लाखों दिलों को, जीते एक नई पीढ़ी को जो अब जाग चुकी थी। 2022 में गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, वो क्षेत्र जहां सत्ता की जड़ें गहरी हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने वहां भी अपनी दहाड़ गुजाई, वोटों से न हारकर भी संदेश दिया कि संघर्ष जारी रहेगा। फिर 2024 में नगीना से लोकसभा का चुनाव। नगीना एक पिछड़ा दलित बहुल क्षेत्र, जहां गरीबी की छाया है, जहां जाति की दीवारें ऊंची हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने 5,12,000 वोटों से जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार को 1,51,000 वोटों से हराया। ये जीत कोई साधारण विजय नहीं थी, बल्कि दलित बहुजन एकता की जीत थी, जैसे कि सदियों का सपना साकार हो गया हो। नगीना की सड़कों पर जश्न मनाया गया, आंसू बहाए गए और चंद्रशेखर का नाम गूंजा, जय रावण जय भीम। यह जीत साबित करती थी कि शोषित अब सत्ता तक पहुंच सकता है, कि वोट की ताकत अन्याय को हरा सकती है। संसद पहुंचते ही उन्होंने अपनी पहली स्पीच में चमार रेजिमेंट की बहाली की मांग की। कल्पना कीजिए उस सदन को, जहां सांसदों की कुर्सियां हैं, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज ने हवा को कंपा दिया। उन्होंने कहा, भारतीय सेना में चमार रेजिमेंट थी, बहादुर सैनिकों की जो देश की रक्षा में खून बहाते थे, लेकिन इसे क्यों हटाया गया? दलित सैनिकों को उनका हक दो, क्योंकि वे भी देश के गौरव हैं, वे भी वीर हैं। यह मांग कोई साधारण मांग नहीं थी, बल्कि सम्मान की मांग थी, इतिहास की सच्चाई को बहाल करने की पुकार थी। उन्होंने किसानों मजदूरों के लिए श्रम संहिता पर सवाल उठाए, कहा कि संशोधन मजदूरों को ठेकेदारों के हवाले कर रहे हैं, जैसे कि मेहनतकश को गुलाम बना दिया जा रहा हो। न्यूनतम मजदूरी का पालन नहीं हो रहा, मजदूर की पसीने की कीमत सूखने से पहले मिलनी चाहिए। ये शब्द गूंजे सदन में, जैसे कि हर मजदूर की चीख बनकर निकले। ऑपरेशन सिंदूर बहस में उन्होंने सुरक्षा विफलताओं पर सवाल किए। पहलगाम हमले में 26 निर्दोषों की मौत कैसे हुई? खुफिया जानकारी कहां थी? यह सवाल सत्ता को आईना दिखाने वाले थे, जो साबित करते थे कि सुरक्षा का नाम पर शोषितों की जानें दांव पर लगाई जा रही हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों पर बढ़ते अत्याचारों का जिक्र किया, जैसे कि वे हर दर्द को अपनी आवाज दे रहे हों, हर आंसू को संसद तक ला रहे हों। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर कहा, संविधान बाबा साहेब का है, इसे बचाओ, क्योंकि ये हमारी जान है, हमारा हथियार है। चंद्रशेखर की हर स्पीच में गरीबों का दर्द है, जैसे कि वे खुद गरीब हों, खुद मजदूर हों, खुद शोषित हों। उनकी आवाज में वो करुणा है जो दिल छू जाती है, वो आग है जो अन्याय जलाती है। उन्होंने किसान आंदोलन में राकेश टिकैत से मुलाकात की। कल्पना कीजिए उस मंच को, जहां किसान और दलित एक हो गए, जहां नारे गूंजे किसान मजदूर एकता का। ये मुलाकात कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि एकता का प्रतीक थी, जो साबित करती थी कि शोषण के खिलाफ सब एक हैं। भीम आर्मी के स्कूलों में अब लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, वे स्कूल जहां किताबें न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि सपने जगाती हैं, जहां बच्चे सीखते हैं कि जाति कोई बंधन नहीं, संघर्ष ही जीवन है। वे कहते हैं, शिक्षा से ही हम सत्ता तक पहुंचेंगे, शिक्षा से ही क्रांति आएगी, जैसे कि बाबा साहेब का संदेश दोहरा रहे हों। 2021 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 उभरते लीडर्स में शामिल किया। ये सम्मान दुनिया की नजरों में उनकी ताकत को प्रमाणित करता था, लेकिन चंद्रशेखर के लिए ये केवल एक कदम था, बड़ा सफर बाकी था। लेकिन सत्ता ने उन्हें कभी चैन नहीं लेने दिया, जैसे कि वे डरते हों उनकी बढ़ती ताकत से। 2020 में सीएए विरोध में जामा मस्जिद से मार्च निकाला, वो मार्च जहां हजारों चले न्याय की मांग करते हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जैसे कि शांति की आवाज को दबा दिया जाए। फिर भी वे नहीं रुके। 2023 में उन पर हत्या का प्रयास हुआ, देहरादून रोड पर गोलियां चली, जैसे कि मौत का तांडव हो। उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई, पीठ पर गोली लगी, वो दर्द जो शारीरिक था लेकिन इरादों को नहीं तोड़ सका। लेकिन वे नहीं रुके, जैसे कि वे अमर हों, जैसे कि न्याय की रक्षा में गोली भी एक सजावट हो। आज चंद्रशेखर आजाद रावण न केवल नगीना के सांसद हैं, बल्कि पूरे देश के शोषितों की आवाज हैं, जैसे कि वे एक मसीहा हों जो हर दर्द को सुनते हों, हर चीख को गुंजाते हों। उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की और कहा, यह पार्टी बाबा साहेब और कांशीराम जी के सपनों को पूरा करेगी, क्योंकि सपने मरते नहीं,
वे जीते हैं, वे साकार होते हैं। यह पार्टी कोई साधारण संगठन नहीं, बल्कि क्रांति का नया अध्याय है, जहां बहुजन समाज की एकता बनेगी। उनकी लड़ाई सिर्फ संसद तक सीमित नहीं, गांव-गांव में वे दलित दुल्हनों को घोड़े पर चढ़ाने की परंपरा को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अपमान को गौरव में बदल रहे हों, जैसे कि सदियों की जंजीरें टूट रही हों। महान चमार बोर्ड लगाते हैं ताकि अपमान को गौरव में बदलें, ताकि इतिहास का झूठा चेहरा सच्चाई से रूबरू हो। वे कहते हैं 3000 साल से हम गुलाम, अब नहीं रहेंगे, अब हम राज करेंगे। ये उद्घोष हर दलित के दिल में गूंजता है, हर पिछड़े को जगा देता है। मोदी सरकार की नीतियों पर उनकी आलोचना सख्त है, जैसे कि तलवार की धार हो। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद दलित अत्याचार बढ़े, पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती, जैसे कि न्याय का दरवाजा बंद हो गया हो। मोदी जी दूसरे देश में रहते हैं, जैसे कि देश के दर्द को भूल गए हों। श्रमिकों के लिए उन्होंने मांग की कि ठेका प्रथा बंद हो, सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि मजदूर का पसीना बर्बाद नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए गन्ने का उचित मूल्य, कर्ज माफी, जैसे कि वे खेतों की पुकार को संसद तक ला रहे हों। अल्पसंख्यकों के लिए सीएए एनआरसी का विरोध, हर मुद्दे पर वे बिना डरे बोलते हैं, जैसे कि सत्य के रक्षक हों। संसद में उनकी गरज ने कई बार सरकार को घेर लिया, विपक्ष भी उनकी हिम्मत देखकर तालियां बजाता है, जैसे कि वे सबके नेता हों। चंद्रशेखर का संघर्ष व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है, जैसे कि एक लहर जो लाखों को बहा ले जाती है। उन्होंने परिवार की बलि दी, पत्नी वंदना आजाद और बच्चे के साथ साथ राजनीतिक दबाव झेले, लेकिन वे कहते हैं, बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, मैं भी करूंगा, क्योंकि त्याग ही क्रांति का आधार है। आज लाखों युवा रावण बनकर सड़कों पर उतर रहे हैं, मूंछें ताव देकर, सनग्लास लगाकर, रॉयल एनफील्ड पर सवार होकर अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार। भीम आर्मी अब राजनीतिक ताकत बन चुकी है, एक ऐसी ताकत जो सत्ता को चुनौती देगी, जो सपनों को हकीकत बनाएगी। यह संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि अन्याय कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन योद्धा हमेशा खड़े होते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने साबित कर दिया कि एक गरीब दलित का बेटा भी संसद में दहाड़ सकता है, गरीबों मजदूरों के हक के लिए, दलित पिछड़ों के सम्मान के लिए और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए। उनका ये सफर अनंत है। वे नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई न्याय की है, संविधान की है और इंसानियत की है। एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास बदलेगी, समाज को नया रूप देगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।